बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 19 के फर्स्ट 17 शॉर्ट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन मजीद अटेम्प्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। क्वेश्चन में आपसे कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए देखते हैं कि हमने कॉम्पटन इफेक्ट में क्या पढ़ा था। डियर स्टूडेंट, कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल पार्टिकल कोलिजन से रिलेटेड था। जब कोई भी पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है तो हम कुछ इस तरह का स्कैटरिंग प्रोसेस देखते हैं, जिसमें दोनों पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर हो गए। सेम इज द केस इन कॉम्पटन इफेक्ट। जब एक एक्स-रे फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करता है इन कॉम्पटन इफेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट डायरेक्शन में स्कैटर हो गया और फोटोन रिमेनिंग एनर्जी के साथ आपको स्कैटर होता नजर आया। अगर आप स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ को देखें तो उसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन के कंपैरेटिवली लॉन्गर वेवलेंथ है। इसका मतलब कि स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी से कम है। यहां पर इंसिडेंट फोटोन ने दो काम किए। उसने अपनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाकर काइनेटिक एनर्जी भी दी और खुद भी रिमेनिंग एनर्जी के साथ स्कैटर हुआ। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम इस एक्स-रे फोटोन की जगह विजिबल लाइट का कोई फोटोन यूज करें तो क्या हमें यही कुछ नजर आएगा। अगर आप स्पेक्ट्रम को देखें तो विजिबल लाइट के सारे फोटॉन्स की एनर्जी एक्स-रे फोटोन की एनर्जी से बहुत ही कम है। अगर हम इस विजिबल पोर्शन में से किसी एक फोटोन को उठाएं, लेट्स सपोज आप रेड कलर का फोटोन ले लें। अब अगर आप इस रेड फोटोन को इलेक्ट्रॉन पर फॉल करते हैं तो रेड फोटोन तो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गया। ना तो हमें इलेक्ट्रॉन कहीं स्कैटर होता नजर आया और ना ही हमें कोई स्कैटर्ड फोटोन मिला। इसका मतलब ये हुआ इस पोर्शन के अंदर जो फोटॉन्स मौजूद हैं उनकी एनर्जीज इतनी कम है कि जब वो इलेक्ट्रॉन पर फॉल करते हैं तो वो वहां कंप्लीट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब कि यहां पर हमें कोई भी स्कैटर्ड फोटोन मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो दैट इज द रीजन कि जब आप विजिबल लाइट को यूज करें कॉम्पटन इफेक्ट में तो हमें कोई भी स्कैटर्ड फोटोन नजर नहीं आता। सो कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। सो इसको अब आप अगर एक आंसर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो आंसर कुछ इस तरह से होगा। विजिबल लाइट फोटोन हैज वेरी लो एनर्जी, so it could be absorbed by a single electron of an atom and no scattering is observed. So dear student, ये तो था आपका 18 क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन आपका पेयर प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या प्रोसेस था। आपने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था कि आप जब एक गैमा रे फोटोन को किसी हैवी न्यूक्लियस के फील्ड में पास करवाते हैं या इंटरेक्ट करवाते हैं तो ये गैमा रे फोटोन दो पार्टिकल्स में स्प्लिट हो जाता है। आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो दो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए ये एक दूसरे के एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि क्या पेयर प्रोडक्शन वैक्यूम में पॉसिबल है।
तो वैक्यूम का आंसर करने से पहले हम इस पूरे प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम अपने वैक्यूम वाले प्रोसेस की एक्सप्लेनेशन दे सकेंगे। वैसे तो इस पूरे पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड होते हैं, लेकिन क्योंकि सिर्फ मोमेंटम का लिंक इस क्वेश्चन के साथ है, सो हम सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉर द टाइम बीइंग डिस्कस करते हैं। मोमेंटम की कंजर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए हम थोड़ा सा मोमेंटम की वेक्टर फॉर्म को ड्रॉ करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जब गैमा रे फोटोन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आप मोमेंटम को अगर ड्रॉ करें इन वेक्टर फॉर्म तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। जब फोटोन मूव कर रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो इसका वेक्टर कुछ इस तरह ड्रॉ हुआ, और न्यूक्लियस आपके इस प्रोसेस में एक छोटा सा रिकॉइल शो करता है। जैसे ही फोटोन उसके फील्ड में इंटरेक्ट करेगा तो न्यूक्लियस बहुत हैवी मैस होने की वजह से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोटोन एक रिकॉइल इंडिकेट करता है, और इसके रिकॉइल को अगर हम मोमेंटम वेक्टर की फॉर्म में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह ड्रॉ होगा। ये आपका फोटोन और न्यूक्लियस से रिलेटेड मोमेंटम वेक्टर होगा। अगर आप पेयर प्रोडक्शन के बाद वाले प्रोसेस को देखें तो इलेक्ट्रॉन अगर अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिट्रॉन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। दोनों के मैसेज इक्वल हैं और वेलोसिटीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो अगर आप मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम वेक्टर है अपवर्ड और पॉजिट्रॉन का है डाउनवर्ड, जो कि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। अब हम अगर दोनों साइड्स के जो स्टार्टिंग में हमने मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ किए उन्हें और जो पेयर प्रोडक्शन के बाद के हमने मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ किए इन्हें देखें तो दोनों सिचुएशंस में हमें टोटल मोमेंटम 0 मिल रहा है। अगर हम इनिशियल सिचुएशन वाले मोमेंटम को देखें तो वो कुछ इस तरह है, जो कि टोटल रिजल्टेंट मोमेंटम को 0 बना रहा है, और जब हम इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के मोमेंटम वेक्टर को देखें तो वहां पर भी रिजल्टेंट क्या है, 0 है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हमने न्यूक्लियस को यूज ना किया होता तो जो गैमा रे फोटोन हमने यूज किया है उसके मोमेंटम को कैंसिल करने वाला वेक्टर एग्जिस्ट ना करता। सो क्वेश्चन ये है कि क्या वैक्यूम में पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल है? तो वैक्यूम का मतलब ये है कि आप गैमा रे फोटोन को जब न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करवा रहे थे तो वहां से अब आपको न्यूक्लियस गायब करना पड़ेगा क्योंकि आपने वैक्यूम जनरेट करना है। सो जब आप न्यूक्लियस को रिमूव कर देंगे बिकॉज ऑफ वैक्यूम तो आपके गैमा रे फोटोन के मोमेंटम को कैंसिल करने वाला जो रिकॉइल फैक्टर न्यूक्लियस जनरेट कर रहा था वो फैक्टर खत्म हो जाएगा और आपके सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो 0 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब कि वैक्यूम में अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपका ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि वहां पर वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो रही है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पेयर प्रोडक्शन टू टेक प्लेस इन वैक्यूम। सो डियर स्टूडेंट, इसमें जब आप आंसर करेंगे कैन पेयर प्रोडक्शन टेक प्लेस इन वैक्यूम तो पहले तो आप यही लिखेंगे कि नो, पेयर प्रोडक्शन cannot take place in vacuum। और जब आपने एक्सप्लेनेशन या रीजन लिखनी है तो आप लिखेंगे कि वैक्यूम में जब होगा तो वहां न्यूक्लियस नहीं, सो वायलेशन है। इफ इट इज पॉसिबल in vacuum then it is violation of law of conservation of
momentum. We need a heavy nucleus recoil for conservation of momentum. सो अगर वैक्यूम हुआ तो ऑब्वियसली फिर न्यूक्लियस नहीं होगा, और जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो इसकी रिकॉइल से जनरेट होने वाला मोमेंटम का फैक्टर मिसिंग हो जाएगा और ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम जीरो नहीं हो पाएगा. सो डियर स्टूडेंट, अब चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी. अगेन ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स पेयर प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है. इसमें जो एनर्जी का जिक्र है इसका मतलब है गैमा रे फोटोन. क्वेश्चन ये है कि क्या आप गैमा रे फोटोन को यूज करके सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जनरेट करें तो क्या ये पॉसिबल है. सो डियर स्टूडेंट, हमने पेयर प्रोडक्शन में देखा था कि जब एनर्जी यानी कि गैमा रे फोटोन एक हैवी न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो ऑपोजिट चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स जनरेट होते हैं. इस पूरे प्रोसेस में जो गैमा रे फोटोन यूज हो रहा है वो खुद भी एक न्यूट्रल पार्टिकल है. सो अगर हम इंटरेक्शन से पहले का प्रोसेस देखें तो गैमा रे फोटोन न्यूट्रल है. सो इनिशियल चार्ज आपके इस पूरे प्रोसेस में क्या है, जीरो है. और जब ये फोटोन न्यूक्लियस के हैवी फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके दो पार्टिकल्स जनरेट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा पॉजिट्रॉन. इन दोनों पार्टिकल्स के चार्जेस को भी अगर आप सम करें तो वो क्या बनता है, वो जीरो बनता है. सो इसका मतलब इस पूरे प्रोसेस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वैलिड है. लेकिन अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि गैमा रे फोटोन ने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अगर जनरेट किया तो क्या ये पॉसिबल होगा. सो ये पॉसिबल नहीं होगा. उसकी रीजन ये है कि जब आप एक न्यूट्रल पार्टिकल से किसी भी सिस्टम में दो और पार्टिकल जनरेट करते हैं तो वो दोनों पार्टिकल भी न्यूट्रल इफेक्ट ही जनरेट करने चाहिए. अगर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल चार्ज आपके पास क्या है, जीरो, लेकिन इंटरेक्शन के बाद आपके पास नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जो कि वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है. और यहाँ दूसरा भी जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो भी आपको इंटरेक्शन या कोलिजन के बाद वायलेट होता हुआ नजर आएगा. क्योंकि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बना है तो वो तो अपवर्ड अगर मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम अपवर्ड हो जाएगा और इसके मोमेंटम को कैंसल करने वाला एक डाउनवर्ड जो पॉजिट्रॉन की वजह से वेक्टर जनरेट हो रहा था अब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो आप जब इस प्रोसेस में सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट करेंगे तो आपके पास फाइनल मोमेंटम भी जीरो नहीं हो पाएगा. सो दोनों लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट होने की वजह से वायलेट हो जाते हैं. क्योंकि पॉजिट्रॉन जब जनरेट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ मिलकर नेट चार्ज को जीरो करता है, और जब पॉजिट्रॉन जनरेट होता है और वो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो टोटल फाइनल मोमेंटम को जीरो बनाता है. सो अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जनरेट हो तो दिस इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एज वेल एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो दैट्स व्हाई ये प्रोसेस फिर पॉसिबल नहीं होगा. सो क्वेश्चन था इज इट पॉसिबल, तो सिंपली पहले तो आप लिखेंगे नो, it is not possible. इसकी रीजन या एक्सप्लेनेशन में आप लिखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन is
violation of number 1 law of conservation of charges, and number 2 law of conservation of momentum. सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 20th। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ इलेक्ट्रॉन ओनली बिहेव लाइक पार्टिकल्स, what pattern would you expect on the screen after the electron pass through the double slit? डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और वो डबल स्लिट्स में से पास करता है, स्क्रीन पर स्ट्राइक करता है, तो आप क्या पैटर्न एक्सपेक्ट करेंगे? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को पहले अगर हम एज अ वेव लेकर देखें तो क्या होगा। आपने पढ़ा कि जब भी कोई वेव पैटर्न डबल स्लिट्स में से पास करता है तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की वजह से आपको स्क्रीन पर डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस नजर आते हैं जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इंडिकेट करते हैं। सो सेम इज द केस इन इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो डबल स्लिट में से पास होने के बाद डायफ्रैक्शन एंड देन इंटरफेरेंस की वजह से हमें नजर आएंगे मल्टीपल डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस या पैटर्न्स। लेकिन हमें अगर ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है तो ये पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ स्लिट में से स्ट्रेट पास होकर स्क्रीन के ऊपर स्लिट्स के जस्ट 2 इमेजेस जनरेट करेंगे। हमें कोई भी पैटर्न नजर नहीं आएगा क्योंकि पार्टिकल नेचर में डायफ्रैक्ट होना या इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी शो करना नहीं होता। सो अगर इलेक्ट्रॉन एज पार्टिकल बिहेव करेंगे तो स्लिट्स में से पास होने के बाद सिंपली स्क्रीन पर स्लिट्स के ही 2 इमेजेस जनरेट करेंगे क्योंकि ना तो इनमें इंटरफेरेंस होगा ना ही डायफ्रैक्शन का फिनोमेना होगा। सो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपकी बुक में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाले टॉपिक के साथ भी दी गई है, जहां डायग्राम के थ्रू आपको यही बात बताई गई है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव की तरह बिहेव करे तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन के ऊपर दिखाता है और अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आएंगे। सिंपली स्क्रीन पर आपको दोनों स्लिट्स के इमेजेस नजर आएंगे। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा कि इफ इलेक्ट्रॉन ओनली बिहेव like a wave, like a particle, then on screen no interference pattern is observed as the electron beam will pass straight through the slits and only slits images are seen on
the screen. ये तो था डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 21 और अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके टॉपिक डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। डी ब्रॉगली का ये कहना था कि सारे पार्टिकल चाहे वो मैसिव हैं या वो लाइटर मैस कैरी कर रहे हैं, जब वो मूव करते हैं तो वो एक वेव पैटर्न जनरेट करते हैं। हमें हेवियर मैसेज में वो वेव पैटर्न क्योंकि बहुत बहुत स्मॉल हो जाता है, सो वो हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन जो लाइटर पार्टिकल हैं उनका मैस कम होता है और उनका वेव पैटर्न प्रोमिनेंट होगा, वो आपको नजर आएगा। इस क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि दोनों की वेवलेंथ सेम है। अगर वेवलेंथ सेम है तो फिर आप बताएं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से तेज कौन सा पार्टिकल चल रहा होगा। अगर आप डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन देखें तो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। इसमें अगर आप वेलोसिटी, मैस और वेवलेंथ के रिलेशनशिप को डिराइव करें तो वेलोसिटी और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेंगे। अगर वेलोसिटी और मैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो अब हम जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से कौन सा पार्टिकल हैवियर है। आपको पता है कि प्रोटॉन का मैस होता है 1.67 इंटू 10 टू पावर -27 kg और इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 kg। इसका मतलब है कि प्रोटॉन हेवियर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन हेवियर है तो उसकी वेलोसिटी फिर कम होगी और इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल है सो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब एक सेम वेव पैटर्न बनाते हुए मूव करेंगे तो मैसेज के बेस पर आपका इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ आगे जाएगा और प्रोटॉन कंपैरेटिवली स्लो मूव करेगा। सो इसी को अगर आप आंसर की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें तो पहले आप बताएंगे कि तेज चलेगा कौन सा पार्टिकल। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विच पार्टिकल हैज ग्रेटर स्पीड। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन हैज ग्रेटर स्पीड। अब आपने रीजन बतानी है कि व्हाई यू आर सेइंग दिस। तो एक्सप्लेनेशन या रीजन की हेडिंग के साथ आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। क्योंकि वेवलेंथ सेम है, चाहे इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, दोनों सेम वेव पैटर्न के साथ जा रहे हैं, सो हम वेवलेंथ के थ्रू रिलेशनशिप में कंपैरिजन नहीं कर सकते। सो आप मैस और वेलोसिटी का कंपैरिजन अगर करें तो आपके पास वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस आएगा। इसमें अगर आप रीअरेंज भी करना चाहें तो आप यूं भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू h और ये लैम्डा आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, वेलोसिटी आपने इस साइड पर ट्रांसफर कर ली तो यहाँ आ जाएगा m इंटू लैम्डा। अब अगर आप देखें तो h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा क्योंकि दोनों के लिए सेम है तो h ओवर लैम्डा आपके पास कांस्टेंट फैक्टर हो जाएगा। वेलोसिटी और मैस का आपस में रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए आपने लिखा कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। एज वी नो mass of proton is greater than mass of electron, so velocity of electron is greater.
सो डियर स्टूडेंट, ये तो थे आपके आज के 5 क्वेश्चन। अब आपके पास सिर्फ 5 लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन रिमेनिंग है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अटेम्प्ट करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।